प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी आज आप लोगों के बीच में एक नए अध्याय, एक नए विषय और एक नए प्रकरण के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज हम इंटरमीडिएट के काव्यांजलि से पाठ 4 सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो उनकी कविता को पढ़ाने से पहले हम चाहते हैं कि एक बार सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय पर एक नज़र डाल लिया जाए। हम देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय के बारे में। प्रकृति चित्रण के अमर गायक सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। प्रकृति के सुरम्य गोद में जन्म लेने के कारण बाल्यावस्था का अधिकतम समय इनका प्रकृति के गोद में ही व्यतीत हुआ। पंत जी का बाल्यकाल हिमालय के सुरम्य प्रदेश में बीता था। वहां की उन्मुक्त प्रकृति ने उस भावुक चंचल किशोर को अनजाने ही अपनी ओर आकर्षित कर अपने अव्यक्त सौंदर्य द्वारा विश्व और जीवन के गंभीर आश्चर्यों से भर दिया था। हिमालय की उपत्यकाओं ने उसे कल्पना की ऊंची उड़ान प्रदान की, प्रकृति की हरितिमा ने सौंदर्य प्रदान किया और पक्षियों के कलरों से उसे शब्द मिले। निर्झरों ने झंकार दी, मधुपों की गुंजार ने उन्हें लय दिया, कलियों के विकास ने प्रेरणा दी, स्वर्णिम किरणों ने उसकी भावुकता को धक्का मारा। बस उसकी लेखनी चल पड़ी। संक्षेप में अगर कहा जाए तो प्रकृति के गोद में पलने के कारण प्रकृति से सब कुछ उन्होंने सीखा। उसी के गोद में वो पले और बड़े हुए। वैसे भी प्रकृति के वातावरण में रहने वाला व्यक्ति ज्यादातर अगर देखा जाए तो वह निस्वार्थ, निश्चल और निष्कपट होता है, क्योंकि उसकी गोद में बहुत कुछ अव्यक्त सत्ता के माध्यम से प्राप्त होती है, जो इस दुनिया के छल बल तमाम ऐसी दुर्व्यसनाओं से वह अलग होता है। पंत जी हिंदी छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। खड़ी बोली को काव्य के उपयुक्त, ललित, कोमल, सरस एवं आकर्षक बनाने में उनका प्रमुख हाथ रहा है। कोमल कांत पदावली के तो वे निर्माता ही माने जाते हैं। निष्कर्षतः अगर देखा जाए तो पंत जी हिंदी के सुकुमार कवि हैं। उन्होंने मुख्य रूप से प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति और जीवन की कोमलता के मधुर गीत गाए हैं। सन 1916 में पंत जी ने अपनी प्रथम रचना इस समाज को समर्पित किया, मात्र 7 वर्ष की आयु में, और उस रचना का नाम था गिरजा का घंटा। वहीं से उत्तरोत्तर ये रचनाओं में सिद्धहस्त होते चले गए और प्रकृति के हर रूप का इन्होंने वर्णन किया। कहीं पे कोमल वर्णन किया तो कहीं पे प्रकृति का कर्कश रूप में इन्होंने चित्रण किया। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में किसी किशोरी के साथ प्रेम के जाल में उलझने का वर्णन मिलता है, ऐसी किंवदंती मिलती है, लेकिन इन्होंने उसको ठुकरा दिया, उस किशोरी को ठुकरा दिया, उसके प्रेम को ठुकरा दिया और इन्होंने कहा, छोड़ द्रुमों की शीतल छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इस प्रकृति के गोद को, उसकी सुरम में, उसकी शीतल छाया को छोड़कर, आए बाले, मैं तेरे बालों में, तेरे गेसुओं में अपने नेत्रों को कभी उलझा नहीं सकता। और भूल अभी से इस जग को, इस संसार को भूल करके अभी से तजकर ताल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को, तेरे भू भृंगों से कैसे विधवा दूं निज मृग सा मन, भूल अभी से इस जग को। तो इन्होंने उस किशोरी के प्रेम को प्रकृति के आगे ठुकरा दिया, स्वीकार नहीं किया। सुमित्रा नंदन पंत की जो प्रमुख रचनाएं हैं, युगबाड़ी, लोकायतन, उत्तरा, चिदंबरा, स्वर्ण किरण, अतिमा, कला और बूढ़ाचार। कला और बूढ़ाचार पे पंत जी को साहित्यिक अकादमी के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया और चिदंबरा पर इनको ज्ञानपीठ के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। लोकायतन को, जो इनकी लोकायतन रचना है, लोकायतन को सोवियत पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो इस तरह से जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ये हैं। और इनकी जो भाषा शैली है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, छायावादी काव्य शैली है। साहित्य में पंत जी का जो स्थान है, पंत जी असाधारण
प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार थे। काव्य के भाव एवं कला क्षेत्रों में ये एक महान कवि सिद्ध हुए। ये युग दृष्टा और युग स्रष्टा दोनों ही थे। छायावाद युग के प्रवर्तक के रूप में इनको अपार प्रसिद्धि प्राप्त हुई। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, जिसमें पंत जी को अपार ख्याति प्राप्त हुई है। हमने थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में, इनके रचनाओं के बारे में आपको बताने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं पंत जी द्वारा रचित इनकी प्रथम कविता जो हमारे पाठ्यक्रम में समाहित है। नौका विहार पर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं इनकी नौका विहार कविता को। नौका विहार कविता के बारे में थोड़ा सा इसका जो प्रसंग है मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। सुमित्रानंदन पंत जी ने नौका विहार, नौका विचरण, नौका में बैठ करके प्रतापगढ़ जिले के काला काकर में, काला काकर राजा दिनेश सिंह का महल है और उसके किनारे से गंगा नदी प्रवाहित होती है। रात्रि के अंतिम प्रहर में, चतुर्थ प्रहर में कभी ग्रीष्म ऋतु में नौका से गंगा में विचरण करने का मन बनाता है और वहीं गंगा के किनारे छोटी सी नौका को खोलता है और उसी को लेकर के गंगा के जल में नौका विहार करने के लिए निकल पड़ता है। तो प्रिय बच्चों, अब हम देखते हैं पंत जी की प्रथम रचना नौका विहार को। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। अत्यंत शांत मनोहर उज्ज्वल चांदनी है। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। शांत क्या है? चारों तरफ का वातावरण शांत है, क्योंकि रात्रि के चतुर्थ प्रहर, अंतिम प्रहर में नौका विचरण के लिए पंत जी निकलते हैं। चतुर्थ प्रहर में कहीं से कोई कोलाहल नहीं है, शांत वातावरण है। स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, मनोहारी चंद्रमा की चंद्र ज्योत्सना चारों तरफ फैली हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल। भूतल पृथ्वी नीरव है, निःशब्द है, शब्द रहित है और उस रव रहित, शब्द रहित पृथ्वी को, जिस पे चारों तरफ चंद्रमा का दूधिया प्रकाश पड़ रहा है, चारों तरफ का वातावरण शांत है, मनोहारी है। ऐसे शांत, मनोहारी और चंद्र ज्योत्सना से परिपूर्ण पृथ्वी को अपलक अनंत भूतल, अपलक निर्निमेष नेत्रों से आकाश पृथ्वी के उस मनोहारी चंद्र ज्योत्सना से परिपूर्ण शांत वातावरण, शांत और मनोहारी वातावरण को देख रहा है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल। सैकत बालू, सैया सेज, बालू की सेज पर ऐसे शांत, मनोहारी और चंद्र ज्योत्सना से परिपूर्ण वातावरण पर, जिसे आकाश निर्निमेष नेत्रों से देख रहा है, ऐसे शांत, मनोहारी और चंद्र ज्योत्सना से परिपूर्ण पृथ्वी के उस वातावरण पर सैकत सैया पर, बालू की सेज पर, सैकत सैया, सैकत माने बालू और सैया माने सेज, बालू की सेज पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। ग्रीष्म विरल, ग्रीष्म ऋतु की दुबली तनवंगी गंगा, दुबली पतली गंगा। ग्रीष्म ऋतु में प्राय आप सभी जानते हैं और देखते भी हैं कि गंगा का जलस्तर कम हो जाता है। बीच बीच में कहीं यत्र तत्र टीले बालू के दिखाई पड़ते हैं और कहीं कहीं पतली पतली धाराओं में गंगा प्रवाहित होती है। तो ग्रीष्म ऋतु की उस विरली गंगा को, जो तनवंगी है, दुबली पतली गंगा, वह कर क्या रही है? सैकत सैया पर, बालू की सेज पर वह दुबली पतली तनवंगी गंगा लेटी है श्रांत, जैसे थकी हुई है, परेशान है और वह बालू के सेज पर लेटी हुई है। दुबली पतली गंगा, ग्रीष्म ऋतु की विरली गंगा बालू की सेज पर क्या कर रही है? अपनी थकान को मिटाने के लिए
वह लेटी हुई है। तापस बाला गंगा निर्मल। आगे पंत जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि तापस बाला गंगा निर्मल। गंगा कैसी है? निर्मल। निर्मल, निर्धन मल, मल से रहित, गंदगी से रहित, निर्मल है, स्वच्छ है। और कैसी है? तापस बाला, तपस्विनी बाला के सदृश, तपस्विनी बाला के समान, निर्मल स्वच्छ गंगा, शशिमुख से दीपित मृदु करतल। और चंद्रमा ही जिसका मुख है, अर्थात जो चंद्रमा दिखाई दे रहा है आकाश में, जिसकी चंद्र ज्योत्सना चारों तरफ फैली हुई है और उसका प्रतिबिंब भी गंगा के स्वच्छ निर्मल जल में पड़ रहा है, तो ऐसे लग रहा है जैसे बालू की सेज पर वह तरवंगी गंगा, दुबली पतली गंगा अपनी थकान को मिटाने के लिए लेटी हुई है, निश्चल शांत होकर के लेटी हुई है। और ऐसी गंगा का जो मुख है वह चंद्रमा ही उसका क्या है? मुख है। शशि मुख से दीपित मृदु करतल। मृदु करतल, मृदु माने मीठा और करतल माने कर, कर माने हाथ और तल माने उसका तलवा, करतल। जो उसके दोनों हाथ की हथेलियां हैं वह चंद्रमा के दूधिया प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। और जैसे उसका मुख है वैसे उसकी हथेलियां भी चंद्रमा के समान धवल वर्ण के हैं, स्वच्छ हैं। लहरें उर पर कोमल कुंतल। और जो छोटी छोटी लहरें बीच बीच में उठ रही हैं, ऐसा लगता है कि उस तपस्विनी बाला के कोमल कुंतल हैं, कोमल मुलायम, और कुंतल माने बाल हैं। जो छोटी छोटी लहरें ही उठ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि उसके वो लहरें ही, उसके हृदय पर जो लहरें उठ रही हैं, वक्षस्थल पर लहरें उठ रही हैं, वही उस तपस्विनी वाला गंगा के, दुबली पतली तनवंगी गंगा के कोमल मुलायम रेशमी बाल है। और गोरे अंगों पर सिहर सिहर, वह गौर वर्ण वाली गंगा के अंगों पर सिहर सिहर, ऐसा लग रहा है कि सिहर, वह सिहर सी रही है। लहराता तार तरल सुंदर। और जो नीला आकाश है, लग रहा है गंगा के जो उसमें आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, वो चांदी के तारों के भांति जब उसकी मृदु लहरें उठती हैं तो उसका प्रतिबिंब भी हिलने लगता है। उस गौर वर्ण वाली गंगा के गोरे अंगों पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आकाश रूपी नीला वस्त्र लहराता हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। चंचल अंचल सा नीलांबर, चंचल अंचल सा नीलांबर, नीला अंबर, आकाश रूपी उसके जो नीले वस्त्र हैं वह चंचल हैं। चंचल क्यों हैं? क्योंकि जब उसमें छोटी छोटी लहरें उठती हैं, उनके लहरों के उठने से पूरा जल आंदोलित हो जाता है, तरंगायित हो जाता है, और ऐसे लगता है कि उसने जो नीले आकाश रूपी वस्त्रों को धारण किया है वह लहरा रहा हो, वह इधर उधर हिल डुल रहा हो, ऐसा लगता है। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर ससकी रेशमी विभा से भर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर, ऐसा लगता है कि उस तपस्विनी बाला गंगा जो थक करके बालू की सेज पर लेटी हुई है और जिसका आकाश रूपी नीला वस्त्र छोटी छोटी लहरों के उठने के कारण हिलता डुलता हो, लहराता हो, ऐसे में ऐसे लग रहा है कि जब लहरें उठती हैं तो जल जो आंदोलित होता है, तरंगायित होता है, उसमें इस प्रकार से जो तरंगे उठती हैं जिसके कारण से उसकी साड़ी में ऐसे लग रहा है कि सिकुड़न सी पड़ गई है, उसकी साड़ी सिकुड़ सी गई है। ससकी रेशमी विभा से भर, और उसकी सिकुड़ी हुई साड़ी पर चंद्रमा की जो चंद्र ज्योत्सना पड़ रही है, जो धवल प्रकाश पड़ रहा है, ऐसे लग रहा है कि वह धवल प्रकाश से युक्त गंगा की, तपस्विनी बाला तनवंगी गंगा की रेशमी साड़ी है जो जगह जगह सिकुड़ गई है, जगह जगह दुपट गई है। तो प्रस्तुत कविता में प्यारे बच्चों मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवि ने गंगा को एक स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है। मानवीकरण के अलावा रूपक, उपमा और अनुप्रास अलंकार की छटा भी देखने को मिलती है। शब्द शक्ति लक्षणा है और रस में श्रृंगार और शांत का मिश्रित रूप परिलक्षित हो रहा है। भाषा कोमल कांत एवं
शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। इसमें शैली गीत मुक्तक शैली है और गुण प्रसाद गुण देखने को मिलता है। प्रिय बच्चों, तो आज हम सभी लोगों ने छायावादी प्रवर्तक कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। उसके पश्चात मैंने उनकी कविता नौका विहार को समझाने और पढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास किया। मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप इस कविता को और पंत जी के बारे में जानने और समझने का आपने प्रयास किया होगा, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि इसको एक बार फिर आप घर पर एकाग्रचित मन से पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसके शेषांश को, शेष भाग को हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।